तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, रोज़ की भांति आज फिर से हम लोग आ चुके हैं यूपी स्पेशल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। और कल जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो में बुंदेलखंड के बारे में, रोहिलखंड के बारे में, बघेलखंड के बारे में, तो आज वो मैं जो है मैप पे दिखा दूंगा और कौन कौन से कितने कितने ज़िले पड़ते हैं यूपी के उस क्षेत्र से संबंधित, वो भी सारा का सारा बता दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और वीडियो को जो है शुरुआत से लेके एंड तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट होंगे। और दोस्तों, कोई किसी को भी ये वाली बुक लेनी है तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल नाम से यूथ पब्लिकेशन ये है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जैसा कि हमेशा कहता हूँ वैसे ही फिर से आपको कहना है, फिर से मेरा कहना है कि आप एक मैप लेंगे 40-50 रुपये का, उत्तर प्रदेश स्पेशल का यानी कि यूपी का मैप लेंगे, वो जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लेंगे। ओके, चलिए अब फिलहाल तो नीचे चलते हैं। तो आज पहले वो क्षेत्र सारे सारे बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो है मैप मुझे जो है एक फ़ोटो में मिला, लेकिन ये लिखा नहीं हुआ था। जो मैंने लिख रखा है ना, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, तो ये मैंने खुद ही लिखा है। ये जैसे कि पूर्वांचल हुआ, अवध हो गया, रोहिलखंड हो गया, दोआब क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, ये लिखा नहीं था। ये मैंने खुद से ही एडिटिंग की है और खुद से लिखा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस चीज़ में। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिलहाल तो सबसे पहले एक बार आप जो है अपने मन में थोड़ा सा ये अगर देखने की कोशिश करें कि ये थोड़ा सा मन में देखें कि रोहिलखंड का क्षेत्र किधर साइड पड़ता है। दोआब क्षेत्र आप जानते हैं, दोआब मतलब दोआब आप जानते हैं क्या होता है, ये जहाँ से गंगा यमुना जो है बहती है इस डायरेक्शन से। ओके, चलिए इसके साथ साथ दोस्तों, ये अवध हो गया। अवध मतलब ये वाला एरिया। पूर्वांचल जो है इधर साइड, पूर्वांचल मतलब बोले तो ऐसे मान लो गोरखपुर वगैरह, ये सब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारे सारे। ठीक, और बघेलखंड दोस्तों ये हो गया। तो इतने जो हैं हमारे ये पढ़ते हैं, याद रखना। ओके, और बुंदेलखंड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे जो है पहले एक बार सारे सारे आप देख लीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से 2-3 बार जो है लिख लीजिएगा। आगे मैं कुछ और बताने वाला हूँ वो भी समझिए। इसके बाद ये करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो स्टिकी नोट्स हैं उन पर मैंने लिख के कितने कितने ज़िले आते हैं तो वो भी मैंने चिपकाया है अपना। देखिए ये मैंने अपनी दीवार पे चिपकाया हुआ है जहाँ पे मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ और जहाँ से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखिए बुंदेलखंड में सबसे पहले आपको याद रखना है कितनी कितनी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले आते हैं। रोहिलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं और बघेलखंड में दोस्तों 2 ज़िले आते हैं। तो ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोग याद भी कैसे करेंगे, याद रखना क्या पड़ेगा, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने का नहीं है। देखिए बुंदेलखंड, अच्छा बुंदेलखंड में 7 आते हैं, कैसे याद रहेगा। तो देखिए एक हमारा क्रिकेट हिस्ट्री में 7 नंबर आपको याद रहना चाहिए। 7 नंबर मतलब सीधा सीधा याद आना चाहिए, धोनी। ओके, तो धोनी एक ऐसा आदमी था जो अकेला बंदा सब टीमों पे अकेला भारी रहता था, मतलब सब टीमों पे अकेला भारी रहता था, मतलब जब तक वो खड़ा होता तब तक मैच जीतने का आसार 101% होता था। ओके, तो अकेला बंदा जो है, बंदा से याद रखना है क्या, बुंदेलखंड, और 7 यानी कि 7 नंबर जर्सी वाला। ठीक, अब रोहिलखंड, लेकिन उसके बाद कौन आया कैप्टन बन के हमारे इंडिया टीम का, ये आए हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से याद रखना, वो उनसे भी 1 नंबर आगे हैं, वो उनसे भी 1 नंबर आगे हैं। तो 7 में अगर 1 नंबर जोड़ देते तो कितना हो जाता, 8। तो रोहिलखंड में कितने पड़ते हैं दोस्तों, 8। और बघेलखंड में दोस्तों देखिए कितने पड़ते हैं, बघेलखंड में पड़ते हैं 2, केवल बघेलखंड में 2। बघेल से याद रखना है तो आपने मूवी एक देखी होगी बागी, क्या बागी, बागी टाइगर श्रॉफ की मूवी है और अभी तक उसके 2 ही पार्ट आए हैं, बागी 1 और बागी 2। ओके, 2 पार्ट आए हैं। तो बघेलखंड से याद रखना है 2। बंदा था अकेला 7 नंबर वाला और उससे भी 1 नंबर जुड़ गया यानी कि रोहिलखंड हो गया, यानी कि रोहित शर्मा हो गया, तो वो बन गया 8 नंबर। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। एक बार इन जिलों की सारी सारी क्या देख लेनी है, हमें नाम देख लेना है। बुंदेलखंड में झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट, ये ज़िले जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ओके, रोहिलखंड जो है आपको बिजनौर, मुरादाबाद, इसके साथ साथ बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर दोस्तों मैंने बताया था शायद, अगर आपको बताया हो, 17वां जो है नगर निगम, 17वां नगर निगम यही है। और इसको 2018 में जो है मतलब नगर निगम घोषित किया गया है, याद रखना। पूछा जाएगा जैसे ये देखो, हमने बताया था आपको शुरुआत में, अगर याद हो, 18 हमारे क्या है, मंडल हैं। 18 उत्तर प्रदेश में मंडल हैं और 18वां जो मंडल है वो कौन सा है, अलीगढ़। कौन सा, अलीगढ़। ओके, ठीक। लेकिन जो नगर निगम है दोस्तों, वो जो है हमारे कितने हैं, नगर निगम जो है 17 है हमारे, और 17वां जो नगर निगम है वो कौन सा है, शाहजहाँपुर, याद रखना। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बघेलखंड में 2 आते हैं हमारे, कौन कौन से, सोनभद्र और प्रयागराज। बाकी
ऊपर रोहिलखंड में रामपुर और बरेली भी इंक्लूड है। 8 वो हो गए टोटल। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। अब ये कुछ जो है जलवायु वाला था। तो उत्तर प्रदेश में जलवायु किस प्रकार की होती है, कब कब ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है, और किस किस क्षेत्र में होती है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते, जल्दी से खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वही जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और गारंटेड मैं दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है क्या नहीं। ओके चलिए, तो देखिए दोस्तों कि जो प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश किस में आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है, हम जानते हैं दोस्तों। चलिए, उपोष्ण कटिबंधीय, अगर आपने जो है भारत का मैप पढ़ा होगा तो उसमें जो है उपोष्ण कटिबंधीय के मतलब क्षेत्र में देखा होगा। चलिए, तो जबकि प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि जबकि प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। आगे देखिए, इसमें जो है मुख्यतः 2 प्रकार की जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो क्या है हमारा, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा क्या है, साधारण आर्द्र जलवायु उष्ण जलवायु प्रदेश। बस इतना इंपॉर्टेंट था, बस 2 ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखना चाहें तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का मैप, और जहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे किस किस भाग में कितनी कितनी कैसी कैसी वर्षा होती है, उसके बारे में एक बार जो है हम लोग क्या करेंगे, जो उत्तरी भाग में जितना है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम वर्षा होती है, मतलब मीडियम साइज़ की वर्षा होती है, मीडियम में होती है, और यहाँ जो है थोड़ी सी कम होती है, और सबसे ज़्यादा अति अल्प का मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल ना के बराबर जो है वर्षा होती है, बिल्कुल नीचे की साइड। ठीक, अच्छा आपको दिखाई ही पड़ेगा अभी। अच्छा देखिएगा, मध्यम वर्षा है, मध्यम वर्षा यहाँ होती है। तो देखना, मध्यम वर्षा है तो आपको यहाँ सब कुछ अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा, देखना एक पॉइंट बताऊंगा, और यहाँ अत्यल्प है इसका मतलब यहाँ पे भी बताऊंगा, देखते रहिए। आगे चलते हैं, फिलहाल तो इतना आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ किस किस साइड जो है हम लोगों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मीडियम यानी कि निम्न वर्षा होती है, और ऊपरी जो भी क्षेत्र है ना, नेपाल से लगे हुए, नेपाल से लगे हुए किसका मतलब ये है, नेपाल यहाँ है, अगर नेपाल यहाँ है तो जाहिर सी बात यहाँ क्या है भैया हमारा, यहाँ हमारा क्या है, हिमालय, और हिमालय के आसपास जाहिर सी बात वर्षा ज़्यादा होगी। ओके, तो यानी कि ऊपरी भाग जितना भी है इधर क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, और बीच में जो है ऐसे मान लेते हैं कम होती है वर्षा, और नीचे की साइड बिल्कुल जो है कम हो जाती है, ना के बराबर। ओके चलिए, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गर्मियों में उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्मियों में गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, प्रदेश के झांसी व आगरा जिले सर्वाधिक गर्मी पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कभी आप जून जुलाई के महीने में चले जाइएगा ताजमहल देखने, तो आप जो है ये कहेंगे कहाँ ताजमहल देखने आ गए यार, है ना। तो झांसी और आगरा में क्या सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और जबकि बरेली जिले का सबसे कम गर्मी वाला, सबसे कम गर्मी, सबसे कम गर्मी कहाँ कहाँ पड़ती है, बरेली में। ठीक, बरेली का बताइए क्या फेमस है, शोरमा। ओके चलिए, तो सबसे ज़्यादा आगरा और झांसी में गर्मी पड़ती है, इसके साथ साथ जो है बरेली में बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट, पहले मैं ये सारे के सारे पढ़ता हूँ, उसके बाद ये मैं वैसा करके वही चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ कि आपकी नज़र केवल उसी चीज़ों पर जाए। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश के वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह, याद रखना पूछा जाएगा कि दोस्तों प्रदेश में वर्षा जो है कौन से महीने में आती है। तो आपको याद रखना जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश वर्षा, जे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं डबल स्टार लगा भी दूँ तब भी कोई गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की अधिकतम यानी कि अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और प्रदेश की कुल वर्षा, कुल वार्षिक वर्षा का 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। इतना ये भाग, इतना बहुत इंपॉर्टेंट था, दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना। ओके चलिए, अब देखिए जो पूर्वी मैदानों में 112 सेंटीमीटर हो जाती है, और मध्यवर्ती मैदानों में 94 सेंटीमीटर, बस इतना याद याद रखना, पूछा नहीं जाएगा ये। ओके चलिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टार। ओके, देखिए प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा देखिए कहाँ, गोरखपुर में होती है, जो कि लगभग 184.7। ठीक, और जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ, मथुरा में होती है। तो चलिए हम लोग एक बार मैप में देखते हैं, अभी वही तो मैं पॉइंट बता रहा था। गोरखपुर में देखो देखो दोस्तों, कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक गोरखपुर में होती है, और सबसे कम देखा जाए तो मथुरा में होती है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मैप में ऊपर जाके कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हम लोगों को मिल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें बताया था वर्षा के बारे में, ये रहा। ठीक, देखिए दोस्तों गोरखपुर जो है हमारा, गोरखपुर लगभग इस एरिया में पड़ता है, ऐसे इस एरिया में, तो जाहिर सी बात यहाँ मध्यम वर्षा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं है।
यहाँ इस साइड पड़ता है लगभग लगभग हमारा क्या, यहीं आगरा पड़ता है, तो इसी के आसपास क्या पड़ता है हमारा, मथुरा। मथुरा में सबसे ज़्यादा कम होती है, याद रखना, ठीक, इसीलिए मैं बता रहा था ये कारण होता है वहाँ पे। ओके, चलिए आगे चलिए दोस्तों। तो कन्हैया जी जहाँ पैदा हुए वहाँ पे जो है कम वर्षा होती है, याद रखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया दोस्तों। देखिए वो कह रहा है शीत ऋतु में, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ज़्यादातर वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है, और यह जो है रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ओके, शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है, और यह रबी की फसल के लिए लाभदायक है। आगे चलिए दोस्तों, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं यहाँ से। चलिए देखिए, कल मैंने बताया था कि जो बांगर होती है, बांगर को हम लोग क्या प्राचीन मिट्टी कहते हैं, और द्वितीय यानी कि नवीन, नवीन को मैंने कहा था क्या, खादी हम लोग हमेशा नहीं डालेंगे खेत में, यानी कि खादर, यानी कि खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। बस हो गया काम। आगे देखिए, बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। पूछा जाएगा, चलो ये बताओ, बांगर मिट्टी में यानी कि जो जिसको हम लोग प्राचीन जलोढ़ कहते हैं, इसमें फास्फोरस और चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवांश, पोटास और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी। इस मिट्टी में दोमट, मटयारी, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थानीय नाम जो है उपरहार है, याद रखना। इसको जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग का मतलब अगर मान लेते हैं ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, इस साइड जो है इसको क्या बोलते हैं, उपरहार। इस जो मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपरहार, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह, कल्लर, बंजर आदि नामों से जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर को प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। एक दोस्तों और पॉइंट याद रखना है आपको, कि कभी भी याद रखना, जैसे कि कोई पूछ ले किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ज़्यादातर कोई भी क्षेत्र हो, है ना, अगर ये चार दिशाएं हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ नीचे। ओके, चलिए, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग कोई कहीं पे भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ज़्यादातर बताइए रेगिस्तान जो है किधर साइड पाया जाता है, तो याद रखना पश्चिमी क्षेत्र में ही। किसी भी आप कॉन्टिनेंट ले लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए, कोई भी आप जो है क्या ले लीजिए, कोई भी मतलब देश ले लीजिए, ज़्यादातर इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, याद रखना। तो आपसे कोई भी पूछता है बताइए किस साइड पाया जाता है, तो पश्चिमी साइड में क्या पाया जाता है, हमेशा रेगिस्तान। किसी भी उसमें देख लीजिएगा आप, चाहे यूरोप हुआ, चाहे भारत हुआ, किस साइड भी देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में, जैसे कि मरुस्थलीय मृदा मतलब जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया पश्चिम भागों में, बताया जस्ट पश्चिम भागों में ही तो है इस साइड। तो देखो मथुरा और आगरा, अलीगढ़, इनमें क्या पाया जाता है, रेगिस्तान जैसी मिट्टी पाई जाती है। आपको पता होगा कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई है। आगे देखिए, बुंदेलखंडी क्षेत्र, बुंदेलखंड से याद आया, बंदा, बंदा से सात। ओके, चलिए ठीक। और बुंदेलखंडी मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है, ठीक। काली मिट्टी, अब देखिए इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर के नाम से भी जाने जाते हैं, और वैसे भी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, इस मिट्टी का विस्तार याद रखना। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का विस्तार देखिए झांसी में है, ललितपुर में है। ललितपुर से याद आया, ललितपुर जो है केवल एक एक ही उससे टच होता है, झांसी से, और तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और हमीरपुर, ये तीन जिलों में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग क्या कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं, याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैलों के अपक्षयन से हुआ है। इसमें जीवाश्म तथा चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा, लाल मिट्टी में किसकी किसकी कमी, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है गेहूं और चना और दाल के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं है, इधर देखिए। अब ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं देखूँ तो प्रदेश का इटावा जिला, याद रखना, ठीक। प्राकृतिक प्राकृतिक याद रखना, प्राकृतिक अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक जो है हमारा इटावा हो गया। इटावा जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आसपास क्या पाया जाता है, बीहड़। बीहड़ इसीलिए पाया जाता है इसके आसपास क्योंकि भैया अवनालिका अपरदन से मतलब सर्वाधिक प्रभावित है, तो इस तभी तो बीहड़ पाए जाते हैं इसके आसपास, ठीक है। जब आप जो है बीहड़ उधर देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं, बता चुका हूँ मैं। इसी को हम लोग कछारी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी, सिल्ट बलुआ भी कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी बताया था अभी। बांगर को उपरहार कहते हैं, किधर साइड, पूर्वी साइड है ना। चलिए, दोमट बटियाली बलुई दोमट कहते हैं। ऊसर को देखो हम जानते हैं रेव, बंजर और कल्लर भी कहा जाता है। ओके, और बलुई मिट्टी को दोस्तों भूड़ कहा जाता है। ठीक, ऊंचे टीलों को कहते हैं, बलुई मिट्टी को भूड़ कहा जाता है। और वैसे भी ये भूड़ वाला सिस्टम जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, इटावा। कहाँ, इटावा। इटावा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भूड़ टाइप के, यानी कि ऊंचे टीले, है ना। चलिए, क्योंकि उधर है क्या, उधर समस्या ये है दोस्तों, एक नदी पाई जाती है वहाँ पे आपको, क्या, चंबल। कौन सी नदी, चंबल नदी पाई जाती है। अच्छा, चंबल नदी सबसे पहले एक एक आपको सीधा याद आना चाहिए कि चंबल नदी में आप लोगों ने सुना होगा, चंबल में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, मगरमच्छ। ठीक है, नाम बहुत सुना होगा आपने कि चंबल नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, याद रखना कि चंबल नदी को हम लोग घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास कहते हैं। तो इसको जो है, इसके जो एक्स मान लो उपनाम से जानते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास किसको कहते हैं, चंबल नदी को। ठीक, चंबल, क्योंकि चंबल नदी पाई जाती है जो कि मृदा अपरदन करती है बहुत ज़्यादा, और इससे जो है प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि चंबल के आसपास में क्या है, इटावा आगे बसा हुआ है। तो इटावा राज्य का यही मृदा अपरदन से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक, आगे देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी को लाल मृदा कहते हैं, परवा और माड़ और राकर और मोटा मृदा भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो थोड़ा सा मैं लगवा दे रहा हूँ। एक देखिए, मैंने खुद से लिखा भी है, ये एक में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। देखिए, सारे सारे आए क्वेश्चन है। किस मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमुखता है, तो अभी जो हमने बात करी, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा काली यानी कि कपासी मिट्टी पाई जाती है। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अच्छा, भावर में कल याद कीजिए, उस दिन मैंने भावर में बताया था, भावर क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, ऐसा मैंने कहा था, एक ऐसा मैदान जहाँ पे बहुत सारे क्या, ऐसे एक वीडियो में बताया था मैंने परसों परसों वाली वीडियो में, कि ऐसा जो मैदान जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, कंकरीली और पथरीली। आगे देखिए, लाल मिट्टी वाले कौन कौन से, अभी जस्ट मैंने बताया, मिर्ज़ापुर और झांसी। झांसी में हालांकि क्या भी पाया जाता है दोस्तों, झांसी में मैंने एक वीडियो में बताया भी है, झांसी में काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, चलिए, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, लवण का मतलब ही हो गया सीधा सीधा। अच्छा, 3 जिले मैंने बताए थे, कौन कौन सा, एक आपका आगरा हो गया, ठीक है, दूसरा आपका मथुरा हो गया, और तीसरा आपका दोस्तों क्या, तीसरा आपका अलीगढ़। ठीक, 3 ऐसे जिले हैं जिनमें जो है लवण युक्त, लवण युक्त का मतलब सीधे सीधे शब्दों में वो कहना चाह रहा है रेगिस्तान वाली मिट्टी। ओके, चलिए, ओके, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और ये भी नीचे वाला जो मैंने पेन से लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र, सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9, कितने, 9। ठीक, और दूसरों दोस्तों, कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। इंपॉर्टेंट है दोनों, सस्य जलवायु आए तो कितना बताना है आपको, 9, और पारिस्थितिकी आए तो क्या कितना बताना है, 20। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सस्य जलवायु क्षेत्र हमारे कितने हैं, 9, और कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैंने ये लिखा है, कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। और आई होप, जैसे आज मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, खुद ही इतनी मेहनत की है, और इतनी सारी चीज़ें जो है आप भी अपने पास स्टिकी नोट, मैंने कहा था स्टिकी नोट्स ले लीजिए, एक यूपी का मैप ले लीजिए, ऐसा ऐसा, ओके, मतलब निकलवा लीजिएगा, रंगीन आता है बढ़िया तरीके से, 40-50 रुपये का मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से रख लीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिलहाल तो आप आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।